जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं महेश गंभीर। आज गंभीर वार्ता क्रम में आपसे बात होगी एक गंभीर विषय पर, और गंभीर विषय यह है हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर। ऊर्जा जरूरतों में, जैसा कि आप जानते हैं, जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा तब से उथल पुथल मची हुई है पूरी दुनिया में। इधर समझौता हुआ भूरा ट्रंपवा और ईरान के मध्य, उसके बाद में इजराइल ने पुनः लेबनान पर हमला कर दिया, जबकि शर्तों में शामिल थे कि स्थायी युद्ध रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू दबाव में है। अब ये युद्ध किसी देश की सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है, ये युद्ध अपनी अपनी राजनीति को बचाने के लिए हो रहा है। यह युद्ध यह दर्शाने के लिए हो रहा है कि हम युद्ध में जीते हैं जिससे अपनी राजनीति बचे। युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध में जनता नेता के साथ होती है, और यदि युद्ध जीता जाता है तो वो नेता हीरो हो जाता है। अगर जरा भी ये आभास होता है कि युद्ध हारा गया तो वो नेता विलेन हो जाता है। आप जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। तो इजराइल की मजबूरी है क्योंकि वहां पर दबाव है। विपक्ष भी वहां पर कह रहा है कि इजराइल इसमें फेल हुआ और वो नेतन्याहू की वजह से हुआ, इसलिए नेतन्याहू हर दूसरे दिन बम फेंक देता है। ट्रंप मध्यावधि चुनाव की वजह से इस युद्ध को जीता हुआ साबित करना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका में अपने मध्यावधि चुनाव में जाकर ये कह सकें कि मैंने युद्ध जीता और युद्ध रुकवाया, शांति बहाल की। यही हाल रशिया यूक्रेन के बीच है। यूक्रेन का जो कॉमेडियन था वो अपनी राजनीति, अपने भ्रष्टाचार को बचाया। उसने व्यापक भ्रष्टाचार किया है विदेशों से मिली हुई फंडिंग में। तो वो चाहता है कि युद्ध चलता रहे, लोग मरते रहे लेकिन युद्ध चलता रहे। कई बार युद्ध एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के भेंट हजारों लाखों लोग चढ़ते हैं। आप चाहे वेस्टर्न इतिहास पढ़ लीजिए या एशियन इतिहास पढ़ लीजिए, आपको दोनों में ऐसे लोग मिलेंगे। और हर युग में, या यूं कहूं तो हर दशक में ऐसा कोई न कोई एक नेता आता है पूरी दुनिया में जो इस तरह का होता है। उसी क्रम में, उसी अव्यवस्था में एक संकट जो सबसे बड़ा पैदा हुआ, हॉर्मुज़ फिर से बंद हो गया है। आपको मीडिया बताएगी कि अरे 3 जहाज निकल आए, जबकि आपकी जरूरत थी 4 जहाज से ज्यादा प्रतिदिन की, उससे भी ज्यादा की है। 9 से 10 जहाज रेगुलर आपके बाईपास होते थे। अब 10 दिन में, 15 दिन में 3 जहाज निकलते हैं टैक्स देकर, वो भी मीडिया महिमा मंडन करता है। खैर, वो चलिए, जो भी परिस्थितियां हैं, ब्लॉकेज है, जो भी चीजें हैं, आपकी विदेश नीति इतनी खराब निकली इस युद्ध में, इस वजह से हुआ। इसी के साथ साथ एक नई चीज और रन कर रही है, और वो रन कर रही, जो आपने एक शब्द सुना होगा, कोविड काल से चलता आ रहा है, आपदा में अवसर। तो ये आपदा है, और इसमें अवसर तलाशने के लिए मेरे फेवरेट मंत्री रहे हैं नितिन भाई, केंद्रीय मंत्री। पूरा नाम नहीं लूंगा, मानहानि का नोटिस वो बहुत जल्दी लोगों को भेजते हैं। उन्होंने पूरी मुंबई के लोगों को एंटी नेशनल कह दिया था। सरकार के लोगों में बैठे लोगों की एक जुबान पर लिखा शब्द है कि अगर आप प्रश्न पूछ लेंगे तो तुरंत आपको एंटी नेशनल कह देंगे, जबकि वाजिब प्रश्न था आज मुंबई में पानी के लिए लोग। मैंने कहा था कि जो युद्ध है, जो त्राहिमाम होगा, जो त्रासदी आएगी, वो अगली त्रासदी पानी और हवा को लेकर होगी। आप बिल्कुल लिख लीजिए, जहां भी लिखना चाहें आप। जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, अगर आप आचार्य प्रशांत को पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ चीजें आप से, हजारों चीजों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जितना अच्छे विचार उन्होंने इन्वायरमेंट पे, जलवायु पर आचार्य प्रशांत के हैं, शायद इस आधुनिक युग में किसी और पुस्तक में या किसी और शोधकर्ता के द्वारा। उन्होंने सभी शोधकर्ताओं का एक कलेक्शन अपनी पुस्तकों में दिया है। तो जो अगला युद्ध, या युद्ध का अर्थ ये नहीं होता जो सीमाओं पर होता है। युद्ध का अर्थ वो होता है जहां जनता पीड़ित होती, जहां जनता परेशान हो रही होती, जहां त्राहिमाम मचा होता है देश का, वो भी आपदा जैसी स्थिति होती है, वो भी एक आंतरिक युद्ध ही होता है। मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी जहां पर इतनी नदियां, वहां पर भी आप सोनभद्र ले लीजिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी का संकट पैदा होता जा रहा है। आसपास के कई जिलों में ऐसे एरिया हैं जहां पर पानी का संकट है, जहां पर 200-200 फीट पर पानी नहीं आ रहा है। अपने जिलों के आसपास में, अपने मंडल में आप ले लीजिए, और जहां जहां नदी, जबकि हमारे यहाँ
गंगा नदी सबसे बड़ी नदी होकर निकलती, उसके बावजूद नदियों का सूखना और ऐसी परिस्थितियां जिस वजह से भी हो, उसी के साथ में नितिन भाई ने एक नया अपना टंटा निकाला। पहले उन्होंने E20 पेट्रोल एथेनॉल 20%, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि E85%। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैंने साइन कर दिया E100% पर, यानी एथेनॉल 100%। आप पहले तो ये जान लीजिए, एथेनॉल मक्का, चावल और गन्ने, इन सब चीजों से एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। जो वैज्ञानिक शोध है, अलग अलग शोध में ये कहा जाता है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में जो फैक्ट्रियां बनाती, कंपनियां बनाती, 1 लीटर एथेनॉल में लगभग 2800 लीटर के आसपास में पानी की खपत होती, 1 लीटर एथेनॉल में। यानी आप 1 लीटर जब एथेनॉल बनाएंगे तो आप 2800 लीटर पानी की खपत करेंगे। इतना पानी आप कहां से लाएंगे? और ये पानी समुद्री नहीं होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ये पानी आपकी पृथ्वी के भीतर का या नदियों का पानी होगा। जब मैंने एक इससे पहले वीडियो किया था, उसमें बात मैंने स्पष्टता से बताई थी कि एक व्यक्ति है जो सभी नदियों के किनारों की जमीनें खरीद रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ रखते हो या लोगों से आप संपर्क रखते हो तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों में जितनी नदियां हैं उनके किनारे जमीनें खरीदी गई हैं। उसके भी कई कारण हैं। कहीं एक जगह पर कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी और वहां से वन नष्ट होंगे या पेड़ नष्ट होंगे, उसके एवज में पेड़ लगाने का एक माध्यम, साथ ही उस पानी का यूज करने का एक तरीका हो जाएगा आसपास के किसान, और मिसयूज पानी भी उसमें छोड़ा जा सकेगा उन नदियों में। मैं ये नहीं कहता हूं कि श्योर यही होगा, लेकिन इससे मिलती जुलती चीजें हो सकती हैं, संभावनाएं। अब आप बताइए, ये एक मॉडल, अब तुलनात्मक रूप से देखिए कि जो चीन है, चाइना है, उसकी खपत जो है, ऊर्जा जरूरत जो है डीजल पेट्रोल की हमसे कहीं अधिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी तरह चीन भी इसका आयातक है, वो आयात करता है, बाहर से ही मंगवाता है। उसके पास भी इसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी, जो लगभग जितने प्रतिशत हम मंगवाते हैं उतने ही प्रतिशत वो मंगवाता है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में चीन से आगे, कोई सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, किसी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में, किसी भी चीज में, चाहे आप रण क्षेत्र ले लीजिए, आपकी जो सिक्योरिटी की जरूरतें होती हैं उसमें, वो सारी चीजें वो निर्यात करता है, प्रोडक्शन करता है, पूरी दुनिया को बेचता है। हम लोग अभी मोबाइल तक नहीं बना पाते हैं, हम अपने यहाँ पर विदेशी कंपनियों को लगाते हैं, जो एक सामान्य सी चीज हो चुकी है आज की दुनिया में, उसको भी सिर्फ हम असेंबल करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए। उस देश, वह देश E20 पर, E85 पर या E10 पर नहीं जा रहा है। आप 85% एथेनॉल बेचेंगे, यानी रस बेचेंगे, उस रस से आप गाड़ियां चलाएंगे। वो गाड़ियां, अब इसमें देख लीजिए, व्यवसाय बात यह कि नितिन जी शुरुआत में उनकी भाषा शैली, उनके कार्य ऐसे लगते थे कि बहुत ईमानदार हैं। जब उन्होंने देखा कि सरकार में बैठे सभी लोग अपने बेटों को बिल्कुल सेट किए दे रहे हैं, मोटा भाई का भी लड़का बिल्कुल सेट हो गया है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? तो उन्होंने क्या किया, उनके लड़कों की फैक्ट्रियां हैं, ये बिजनेस में है, वो उनके पास में ये अवसर था, जबकि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है। पेट्रोलियम जरूरत पूरी करना उनका कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने लंबी छलांग लगाई और वो इसमें कूद पड़े। E85 में ही गाड़ियों का एवरेज, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको पता होगा, गाड़ियों का एवरेज कम हुआ, इंजन की स्टेबिलिटी कम हुई है सभी गाड़ियों की। आज से पहले जो आज 10 साल पहले जो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर बाइक आती थी, या हीरो की बाइक आती थी, या बजाज की बाइक आती थी, अगर वो आज भी आपको पुरानी मिल जाए तो उसके इंजन में और आज की जो इंजन आ रहा है, BS5, BS6 जो भी आ रहा है, उसकी आप तुलना करके देख लीजिए, लगभग 70% का आपको अंतर मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कार में यही स्थिति कि 5 साल से अधिक आपकी कार नहीं चलेगी। CNG और इन सब मॉडल के इंजन जो हैं, जिनमें दोनों चलते हैं, वो 3 साल में इंजन खुलने लगे। दो व्यवसाय को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका, एक तो उनका खुद का व्यवसाय, या और जो लोग इथेनॉल में आएंगे उनका व्यवसाय, दूसरा जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका।
जबकि इसका ऑप्शन निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप सब्सिडी देते, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप रेंज बढ़ाते, क्या जरूरत थी? अगर आप रेंज बढ़ा दें, सब्सिडी दे दें, अगर आपको पेट्रोल की खपत कम करनी ही है तो लोग स्वतः इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने लगेंगे और खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद रहे हैं। बावजूद इसके आप इस ऑप्शन पे जाने के बजाय आप सोलर एनर्जी पर जा सकते हैं। चाइना सोलर एनर्जी पर बढ़ रहा है कि वो सोलर एनर्जी से जो है कार अपनी चलाएगा, या बड़े ट्रक्स जो हैं उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके वो चलाने के प्रयास कर रहा है, और संभवतः वो चला भी ले जाएगी। आप इस तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप सेमीकंडक्टर की अब फैक्ट्रियां डालने के लिए जमीनें खरीद रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर आप प्रोडक्शन करेंगे, आपको 15 से 20 साल इसमें लगेंगे, तब जाकर आप उस टाइप के इंजन्स बनाने पर गौर कर सकते, सोच सकते हैं। उससे पहले आपको आयात करना पड़ेगा सभी कंपनियों को। कंपनियों का क्या है, कंपनियां जहां गारंटी 3 साल की लेती है वहां 2 साल की कर देंगी, 1 साल की कर देंगी। जिसकी जरूरत है उसको खरीदना पड़ेगा। घूम फिरकर वो सारा बोझ, टोटल बोझ जनता पर आना। आप इस चीजों के लिए लोग तैयार हो जाएं, इसके लिए आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपके पास जरूरत भर की, खपत भर की व्यवस्था है भी, तब भी आप देखेंगे कि विभिन्न जो कंपनियां हैं, उनके जो पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उन पे आपको मिल जाएगा कि किसी टंकी में, किसी डिब्बे में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जबकि किसान की सबसे ज्यादा जरूरत डिब्बे में होती है, टैंक में होती है, उसको आप नहीं देंगे। ताकि एक माहौल पैदा करें आप। रेट बढ़ाने में भी यही माहौल रहे कि आदमी रेट, महंगाई को भूल जाए, वो कम से कम यही कहने लगे कि खपत पूरी हो जाए। जैसे यूरिया में है, आप देख रहे हैं किसान आज कह रहा कि चलो 500 की मिल जाए, 800 की मिल जाए, लेकिन किसी तरीके से मिल जाए। जब आप शॉर्टेज दिखाएंगे तो रेट पर डिस्कशन नहीं होता है, महंगाई पर डिस्कशन नहीं होता है, बातचीत ही नहीं होती। आदमी सोचने लगता है किसी तरीके से मिल जाए, कितना भी महंगा मिल जाए। इसके लिए आप माहौल बना रहे हैं। पहले से आप पेट्रोल पंप पर इस तरीके की नोटिस चस्पा हो गई कि लोगों को नहीं मिलेगा, लोगों में अफरा तफरी रहे। फिर लोगों के भीतर ये बात आ जाएगी, मन में आ जाएगी कि चलो जो मिलता है, जैसा भी मिलता है, मिल जाए। इंजन चाहे 2 साल चले, चाहे 1 साल चले, लेकिन तुरंत की जरूरत पूरी हो। जो जनरेटर वाले हैं या इस टाइप के लोग हैं, उनके लिए आप इस तरीके, आप चाहे जितना रेट बढ़ा दें, जब आप खपत पूरी नहीं करेंगे तो महंगाई पर बात ही नहीं होगी। लोग कहेंगे कि किसी तरीके से मिले, कितना भी महंगा मिले, किसी तरीके से हमको डब्बे मिल जाए। जब आप ये नियम बना देंगे तो लोग 10 रुपए उसको और महंगा देने को तैयार हो जाएंगे कि हमको डिब्बम दे दीजिए, किसी तरीके से दे दीजिए। एक माहौल क्रिएट किया जाता है। ये मत समझिए कि ये समस्या है, ये अपने लिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, जनता के लिए अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं। खुद के लिए, खुद की जो कंपनियां हैं, खुद के लड़कों की जो फैक्ट्रियां हैं, आप लोग जितने लोग हैं, ये मत समझिए कि सरकार के खिलाफ है। अपने भविष्य को पहचानिए और आप देखिए कि किस नेता की किस किस व्यवसाय में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, उससे रिलेटेड वो कौन कौन से काम कर रहे हैं और किस तरीके से वसूली कर रहे हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यह देश किस दिशा में जा रहा है और होने वाला क्या है। मैंने पहले कहा था कि परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी। जिस तरीके का माहौल बना है, अब सरकार में बैठे लोगों में आपसी कंपटीशन पैदा हो गया है कि अगर इनका लड़का इतने करोड़ का, इतने अरब का व्यवसाय कर लिया है। आज ही मैं कहीं देख रहा था कि नितिन भाई की कंपनी की जो वैल्यूज थी, लड़के की कंपनी की जो वैल्यूज थी, वो बहुत बढ़ गई। 300 गुना उनका पर एम्प्लॉय, जो कि एआई मॉडल भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पर एम्प्लॉय पर बढ़त हो गई है। किस वजह से हो गई है? सामान्य सी जो लोग व्यापार में भी थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, उनको पता है कि किस वजह से हो गई होगी। जो ये एथेनॉल वाला है, उसमें केवल एक समस्या महंगाई की, परेशानी की या खपत की नहीं, उसमें समस्या ये है कि अगर आप 2 साल भी इसको रन कर ले जाएंगे, 3 साल भी रन कर ले जाएंगे, तो उत्पन्न होने वाली जो पानी की कमी है, जो सबसे मूल जरूरत व्यक्ति की है, उस पर कितना गहरा असर पड़ने वाला, इस पर आप बात किए बिना कैसे आपने हस्ताक्षर कर दिया। आप कह रहे हैं हमने 100% एथेनॉल पर हस्ताक्षर कर दिए, उस हिसाब से हम मॉडल बनाएंगे। ब्राजील ने इंजन बनाया था, आपने ऐसा कोई इंजन भी नहीं बनाया। आपने डायरेक्ट E85, E20 पेट्रोल आप देने लगे और उसी इंजन पे चलने लगा। लोगों का इंजन जाए बचे, आपसे कोई मतलब नहीं। ब्राजील ने जब इसको स्टार्ट किया था, ब्राजील के पास मक्का पर्याप्त होता, गन्ना पर्याप्त होता, उसने जब इसको स्टार्ट किया था, उसके पास में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़ा हिस्सा अमेजन का है, नदी का बड़ा हिस्सा उसके पास वाटर रिसोर्सेस का है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस का। इसलिए उनके पास में कैपेबिलिटी थी। उनकी आबादी कितनी छोटी है आपसे, आप ये तुलना नहीं कर रहे हैं।
आप सिर्फ ऊपर हवाई उड़ रहे हैं कि ब्राजील ये करने की कोशिश, तब भी वो E20 में चल रहा है और उसके लिए उसने इंजन डेवलप किया। आपके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आपने एक भी इंजन ऐसा डेवलप किया कि आप किसी एक गाड़ी में कह सकते हैं कि मैंने इसमें डेवलप किया था? नहीं कह सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मेहनत करके या जो भी आपका है आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसा लगाकर उसको आप बढ़ा सकते थे, उसको और आप मजबूत कर सकते थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, चार्जिंग पॉइंट बढ़ा सकते थे, चार्जिंग टाइम बढ़ा जो है लिमिट उसकी बिल्कुल कम कर सकते थे कि आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं कि वो 10 मिनट में चार्ज हो जाए, 15 मिनट में चार्ज हो जाए, इतना पावर उसमें जनरेट हो। इस तरीके की आप चीजें करवा सकते थे और ये आसान था आपके लिए, लेकिन आप इसमें नहीं गए क्योंकि इसमें आपकी कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी। विदेशी कंपनियां आती या लोकल के लोग इसमें बढ़ते तो पार्टनरशिप करते, आपका उसमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था। आप सोलर एनर्जी की तरफ नहीं बढ़े कि सोलर एनर्जी से जो है गाड़ियों को हम चलाने का प्रयास करें। आपने क्या किया कि आप पेट्रोल का नया मॉडल मिलावटी लेकर आ गए। एक सामान्य बात बताइए, जो लोग हैं जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, कि आज आप एक नियम बना देंगे कि जो है पहले मिलावट खोरी पाप होता था, कोई पेट्रोल पंप वाला थोड़ा भी मिला दे तो वो अपराध है, आप 100% मिलाएंगे तो वो पुण्य है। यानी कि चोरी करना पाप है, अगर वो कानून में लिख दिया जाए तो वो पुण्य हो गया। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि यह देश कितने प्रतिशत संविधान से चल रहा है? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा था कि आप टैक्स कितने प्रतिशत लेंगे। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि सरकारें अपने अनुरूप समय के अनुरूप टैक्स कलेक्ट करेंगी और उसका फायदा उठाकर जितना जिसका मन करता है वो। संविधान के अनुरूप सिर्फ नियम बदले जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त संविधान के अनुरूप क्या हो रहा है इस देश में? संविधान के अनुरूप सरकारें तक नहीं बन रही हैं, संविधान के अनुरूप चुनाव नहीं हो रहे हैं, संविधान के अनुरूप देश की जनता को लाभ नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ संविधान के अनुरूप नियम बनाकर जनता को लूटा जा रहा है कि आप ये नियम टैक्स का बना दीजिए, इसमें ये मिलावटखोरी का नियम बना दीजिए। कल आप कह देंगे कि घर में अगर 5 लोग हैं, आप एक नियम हेल्थ मिनिस्ट्री लेकर आए कि घर में 5 लोग हैं, उसमें सिर्फ 3 लोग इलाज करा सकते हैं, 2 लोग इलाज नहीं कराएंगे, तो ये कानून आप मान लेंगे और 2 लोग मर जाएं चाहे बिना इलाज के, आप मान लेंगे। कल पशुधन मंत्री आएगा और वो कह देगा कि आज से दूध जो है वो W50 हो जाएगा, वो 50% वाटर इसमें मिलाया जाएगा और 50% जो है दूध रहेगा। हम दूध सस्ता करना चाहते हैं, आपका ये तथ्य है कि हम पेट्रोल सस्ता करना चाहते हैं, तो कल आप कहेंगे कि कल हम दूध सस्ता करना चाहते हैं, इसलिए दूध जो है वो W50 हो जाएगा, वाटर 50% उसमें मिलेगा। पशुधन मंत्री भाई आकर साइन कर दें, या कल को कह दें कि इसमें सफेद रंग का जो है कोई पाउडर मिला लीजिए और W 100% मान लिया जाए, वाटर 100% आप दूध के रेट में खरीद कर पीजिए, तो पीना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ये दूध है। कल फूड मिनिस्ट्री आकर ये कह दे कि आपके जो आटा है उसमें जो है हम बालू मिलाएंगे 20%, और आप नियम बना देंगे कि नहीं बालू मिलाएं, आपका चाहे आप मरे चाहे बचे, यही आप इंजन के साथ कर रहे हैं, तो चाहे आपके शारीरिक इंजन रहे या ना रहे, लेकिन हम उसमें बालू मिलाएंगे या कुछ और मिला देंगे, क्योंकि हम आटे का रेट कम करना चाहते हैं। हम चावल में 20% कंकड़ मिलाएंगे ही मिलाएंगे, हम दाल में 30% कंकड़ मिलाएंगे, आप ये नियम ले आएंगे और जनता तब भी ताली बजाएगी कि नहीं नहीं रेट तो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास नहीं होता है कि आप मिलावटखोरी करके लोगों का स्वास्थ्य खत्म कर दें, उनके वाहनों की टाइमिंग खत्म कर दें। इतना पैसा इस जनता के पास नहीं है, और जिस देश में इतना पैसा है वो भी नहीं कर रहे हैं। जिनके पास इतना पैसा है वो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि सिर्फ नेता, जो नेता अच्छे नेता थे, वो भी अपने बारे में सोचने के लिए अपने बच्चों को, और कितने हजार करोड़ अपने बच्चों को कमवाएंगे भाई, 2, 4, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनियां हैं। क्या चाहते हैं? डायरेक्ट सब लोग बेच दीजिए देश को और 50 जितना प्रतिशत आया सब मंत्रियों में बांट लीजिए, बात खत्म करिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा निचोड़िए मत पब्लिक को। आप हर चीज में मिलावटखोरी का नियम ले आएंगे। आप कल को कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री लेकर आए कि हम एक फेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी 70% कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी 50% कहेंगे। आप एक फेस से पूरे काम चलाइए ताकि हमको बिजली का रेट कम पड़े। ये तथ्य नहीं है।
उत्पादकता बढ़ाइए, नहीं बढ़ रहा तो उसके आप जो बाय प्रोडक्ट जा रहे हैं उसमें लीगलिटी में जाइए, किसी के समाप्त करने का प्रयास मत करिए कि केवल इसमें 2 कंपनियों का फायदा होगा, एक ऑटोमोबाइल कंपनी, दूसरा इथेनॉल कंपनी। आप एक काम से इतना नुकसान करेंगे लोगों का कि आप पानी तक का हक छीन लेंगे। और जब लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा था तो आपने कह दिया था कि मुंबई के लोग एंटी नेशनल है, और आज वही पानी के लिए तड़प रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है जहां नदियां हैं। और इस तरीके की जब आप चीजें करने लगेंगे तो कहां जाएगा एनवायरमेंट, कहां जाएंगे लोग। आदिवासी पानी के लिए तड़प रहे हैं, ये कहने का नहीं है, हजारों लोगों को पता है, हजारों वीडियोज ऐसे आते हैं कि पानी की कितनी किल्लत होती जा रही हम जैसे देश में जहां पर इतनी नदियां हैं। और अगर आप ये कर भी रहे हैं तब आप तुलना क्यों नहीं करते हैं कि कौन कौन सा, चीन आपका पड़ोसी देश है, आपसे हर टेक्नोलॉजी में आगे, उसकी जरूरत आपसे ज्यादा है, उसके बावजूद वो ऐसा नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा है? उसके पास क्या मक्का नहीं होता? आपसे ज्यादा मक्का होता है। उसकी उत्पादक क्षमता आपसे ज्यादा है, चावल की उत्पादक क्षमता आपसे ज्यादा, वो एक्सपोर्ट करता है। गन्ने की उत्पादक क्षमता उसकी आपसे ज्यादा है, बावजूद उसके आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये उचित नहीं है जो एनवायरमेंट बनाया जा रहा है। जब आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऊर्जा की अब धीरे धीरे परिस्थितियां सही आ गई हैं, तो आपने फिर नोटिस चस्पा करवा दिया। कई पेट्रोल पंप पर तो इस तरीके के नोटिस लगाए जा चुके हैं कि इसमें E20 एथेनॉल पेट्रोल है, अगर आप गाड़ी साफ करवाते रहिए अपने गाड़ी के इंजन को, इसमें मॉइस्चर हो सकता है, अगर इंजन पे कोई दिक्कत आती है तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। पेट्रोल पंप इस तरीके की नोटिस चस्पा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो इंजन है उसके लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहा है। और आप फिर भी आप जो चीज ला रहे हैं, आप नोटबंदी की तरह नोट पहले ले आएंगे, एटीएम बाद में बदलेंगे। कम से कम जो चीज ला रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी तो पहले ले आइए। आप टेस्टेड पहले इंजन तो लेकर आइए। पानी की तो चलो अलग की बात है, जब प्यासे मरने लगेंगे लोग तब उनको पता ही चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस देश का व्यक्ति पहले किसी चीज में नहीं सोचता है, ना समझता है, उसको जय हो करने से मतलब है। एक बहुत गंभीर विषय है, लोगों को इस पर सोचना चाहिए। किसी डिबेट में, किसी जगह पर आपको इस तरीके की चर्चा नहीं मिलेगी, सिर्फ वाहवाही आपको मिलेगी। और देश बर्बाद करने के लिए पूरे लोग तुले हुए हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, जब उनकी ये परिस्थितियां हैं, तो जो सिर्फ कमाने के लिए मंत्री बने, जो जोड़ तोड़कर मंत्री बने, वो क्या कर रहे होंगे आप सोच कर देखिए। इस सरकारों का विरोध नहीं है, अपने भविष्य को बचाने का एक रास्ता है कि आप बोलिए। मैंडेट देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घरों की ईंटें तोड़कर बेच देंगे। आप लोगों को, आपने लोगों से पहले उनके साधन छीने, अब आप उनसे पानी तक छीन लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? नौकरी नहीं देंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप जो है 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहते हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। उसके बाद अब आप लोगों से पानी छीन लेंगे, उनके पास वाहन है, हर 2 साल बाद वाहन समाप्त आप उनके कर देंगे। कितने वाहन खरीदेंगे? सिर्फ ऑटोमोबाइल एजेंसी बढ़ाने के लिए, ऑटोमोबाइल एजेंसी को प्रॉफिट देने के लिए, सिर्फ आप इथेनॉल कंपनियों को प्रॉफिट देने के लिए। एनर्जी सेक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए, क्या उसमें बजट नहीं है? कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? क्या आप बैटरी नहीं बना सकते? आपके पास लिथियम नहीं है? वो आप नहीं करेंगे, उसको आप मजबूत नहीं करेंगे। इसलिए आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि इसके लिए लोग पहले से तैयार रहें। आप जो कुछ लेकर आए वो अपने गाड़ियों में डालना शुरू कर दें और बर्बाद हो जाए। चलिए बर्बाद करिए, हम लोग भी इसी बर्बादी में शामिल हैं। जय हिंद।